3PS की पॉलिसी क्या कहती थी? 3PS की पॉलिसी का मतलब है कि आपको जो है प्रेयर करनी है, और प्रेयर से ना काम हो तो फिर आपको पिटीशन करना है, पिटीशन से ना काम हो तो देन एट लास्ट आपको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना भी है तो वो भी पीसफुल मैनर में करना है, ठीक है। ये जो पॉलिसी थी ये थी मॉडरेटर्स की। और मॉडरेटर्स जो थे बेसिकली उनका जो फेथ था ब्रिटिशर में, जो उनका विश्वास था ब्रिटिशर में, वो इतना ज़्यादा था कि ब्रिटिशर जो कहते थे वो मानते भी थे। और आपको तो ये पता ही होगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी बेसिकली ये ब्रिटिशर्स ने ही ऑर्गेनाइज़ की थी। A.O. ह्यूम जो था ब्रिटिशर्स का ही रिटायर ऑफिसर था ब्रिटिश एम्पायर का, एंड उन्होंने इसको इसलिए इस्टेब्लिश किया था सो दैट्स वाई कि उनकी आगे जो उनके रिसोर्सेज हैं, उनके जो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी उनके रूल को इस्टेब्लिश करने में, उनके एम्पायर को बढ़ाने के लिए ये जो मूवमेंट है ये उनको बहुत हेल्प करेगी। बट इस मूवमेंट ने अपना पलटा मान लिया, मीन्स ये वाली मूवमेंट जो है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत हेल्पफुल रही थी। अभी मॉडरेटर्स थे वो अपने गोल को एक्सटेंड करना चाहते थे, बट उसके लिए उनकी कुछ डिमांड्स थी। उनका था कि जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी कंट्री में हो फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और जो पॉलिटिकल लेजिस्लेचर्स हैं वो भी जो है हर एक प्रोविंस में बने। प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव हैं वो भी हर एक प्रोविंस में बने। और मीन जो हायर पोस्ट हैं, ठीक है, जो हायर पोस्टेज आप सिर्फ ब्रिटिशर्स के बंदों को दे रहे हो, वो इंडियंस को भी देनी चाहिए। दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो DCSP हाई पोस्ट है, दैट अपॉर्चुनिटी विल ऑल्सो हैव टू गिवन टू द इंडियंस एज वेल। सो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको पता है ब्रिटेन में था। तो मॉडरेटर्स की ये भी डिमांड थी कि वो जो सर्विस एग्जामिनेशन है वो इंडिया में लाई जाए, ताकि इंडिया के पीपल की भी आगे जो है प्रोग्रेस हो सके। नाउ इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और जो इंडिया की वेल्थ जो ब्रिटेन में जा रही है उसको स्टॉप किया जाए, और जो एक्सप्लॉयटेशन है इंडिया के पीपल पे, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इंडिया के रिसोर्सेज के लिए जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको बंद किया जाए। नाउ जो प्रोमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट का क्या मीनिंग होता है? प्रोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे, मतलब जो ये सब कुछ जो एक्शन में बिलीव नहीं करते थे, जो सिर्फ ये प्रेयर्स में बिलीव करते थे कि वहाँ पे जाके प्रार्थना करो वो मान जाएंगे। मतलब जो अगर आपको कुछ अपने गोल चाहिए, अगर आपको ब्रिटिश एम्पायर से कुछ चाहिए, सो यू हैव टू प्रे, नॉट यू हैव टू यूज़ योर आर्म्स, राइट। तो आपको अपने हथियार नहीं यूज़ करने हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे जाके प्रेयर करनी है, और आपका जब टाइम आएगा आपका जब नंबर आएगा तब आपकी अपील जो है वो आगे भेजी जाएगी। तो जो प्रोमिनेंट मॉडरेटर लीडर्स थे, जो इम्पोर्टेंट थे लीडर्स, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुंदरबन नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद, मतलब ये जो थे ये इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे। जब ये पीरियड चल रहा था तब जो है फेमाइन और प्लेग्यू की जो बीमारी आई थी उसने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को किल कर दिया था। जो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई थी इंडिया की वो बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल मतलब देखने लायक भी नहीं थी, इतनी ख़राब हो गई थी। और जो यंग इंडियंस थे वो भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे, डिसग्यूज मतलब डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि उनके कहने पे ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स थे जो नहीं लिए थे ब्रिटिश कॉलोनियर्स ने, तो उससे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो स्टेप वो ले लेते तो वहाँ पे इंडियंस का बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट भी होना था, और इवन कुछ प्रॉफिट जो थे वो ब्रिटिशर्स को भी दे सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। और यंग इंडियन इसी के कारण जो थे ऑप्रेसर्स से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, जो कि थे इथोपिया, जापान, रशिया के, बिकॉज
ऑपरेसर्स क्या होते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए जिसका कोई मतलब यूज़ करता है, कोई अपने प्रॉफिट के लिए कोई इंसान का जो यूज़ करता है उसका विद्रो करना, दैट इज़ ऑपरेसर्स। तो इससे इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा इनकरेजनेस मिली थी और उन्होंने भी ये काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। कहाँ से मिली थी? उनको मिली थी इथोपिया, जापान और रशिया से, यहाँ पे मेंशन्ड है। और उस टाइम के लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे और वो बहुत ही ज़्यादा वेल न्यू इंडियन लीडर्स और वेल नोन एज अ रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन होते हैं? रेडिकल्स जो अपील में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ एक्शन में बिलीव करते हैं कि जाके हड़ताल करो, प्रोटेस्ट करो और स्लोगन्स करो। वो जो हैं वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इंडियन कल्चर और हिंदुज़म को वो प्रोपोगेट मतलब उसकी आगे प्रोग्रेस कर सके। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये वो यहाँ से लेके इस पैरा के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, ब्रेव। मतलब रेडिकल्स कौन सा? रेडिकल्स मीन्स ब्रेव, मेरे हिसाब से रेडिकल मीन्स ब्रेव एंड मॉडरेटर्स मीन्स नॉट ब्रेव। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? ये सारी इंट्रोडक्शन ही है जो मैं अभी आपको दी है। और नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो एक एज अ चाल के टाइप में रची गई थी। ठीक है, पार्टीशन बंगाल की अभी ऐसे नहीं हुई थी कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बड़ा लैंड है तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोविंस है तो उसको अगर हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। जी नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल इस कारण नहीं हुई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल बेसिकली हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने के लिए हुई थी, ये मैं आगे बताऊंगी। तो आपको पता है कि मैंने पीछे बताया था मेरी फर्स्ट वीडियो में, एक्चुअली मेरी फर्स्ट वीडियो में मेरी कॉल आ गई थी बीच में, सो दैट्स वाई वो वीडियो पॉज हो गई थी। एंड नाउ आई एम नॉट मतलब अभी मैं कोई भी कॉल नहीं उठाऊंगी बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द फुल चैप्टर इन द वन वीडियो, राइट? सो हाँ, मैं थी कहाँ पे? मैं बता रही थी कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी, राइट? बट वो मूवमेंट ने अपना पलटा मार लिया। उस मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स का इतना साथ नहीं दिया। वो मूवमेंट आज भी अगर आप कहोगे ना, किससे पूछोगे, कोई भी आर्मी मैन से पूछोगे कि आपको अगर पता होगा तो इंडिया के लिए जो फर्स्ट बहुत अच्छी स्ट्रगल मूवमेंट कौन सी थी, तो उनका नाम उनके मुँह से यही नाम आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट। बिकॉज लिटरली ये जो मूवमेंट थी ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, बट ये इंडियन नेशनल स्ट्रगल के लिए, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए सबसे अच्छी जानी मानी वाली मूवमेंट है। और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे दैट वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को वीकन करें, उसको स्ट्रॉन्ग ना करें, उसको तोड़ें। सो दैट्स वाई उनका जो रूल है वो आगे एक्सटेंड हो। तो इसके कारण वो चाहते थे कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ें। और जो लॉर्ड क्रूजन यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यू हैव टू मेंशन कि लॉर्ड क्रूजन वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। You have to mention this thing. Let me just. Lord Curzon was the member of British Empire एंड उसने क्या किया था? उसने 1905 में मतलब 1905 में उसने एक ऑर्डर पास किया था जिसके हिसाब से बंगाल की पार्टीशन करना बहुत इम्पोर्टेंट था। बेसिकली आप अगर कोई भी कंट्री की स्टेट की पार्टीशन करते हो तो आपको उसका एक ऑफिशियल रीज़न देना पड़ता है। तो उन्होंने इसका ऑफिशियल रीज़न ये दिया था कि ये जो बंगाल है वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, बहुत ही बड़ी स्टेट है, तो उससे उस स्टेट को गवर्न करना और उस स्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल साबित हो रहा है। सो इसीलिए उन्होंने उसकी पार्टीशन किया। बट जो पीपल थे, जो इंडियंस थे, जो कॉमन पीपल थे, वो जानते थे कि ये सब कुछ एक ही चीज़ है, वो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस की थी। इसके अकॉर्डिंग ये होता था कि वो कोई स्टेट्स को तोड़ते थे ताकि वो स्टेट्स को तोड़ने के कारण उनके जो मेंबर्स हैं वो भी उनकी जो यूनिटी है वो भी टूट जाए।
सबको ये पता लग गया था। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज डे ऑफ मोर्निंग। तो कुछ इनको मॉर्निंग बोलते हैं, मॉर्निंग नहीं है, ये मोर्निंग है, जिसका मीनिंग है दुख का दिन। the स्वदेशी बायकॉट द नेशनल एजुकेशन वर अडॉप्टेड एज अ टूल फॉर अचीविंग स्वराज बाय द रेडिकल्स। मतलब जो आपके देश में है सिर्फ उसी को अपनाओ और जो नेशनल एजुकेशन है उसको बायकॉट करो। दैट मतलब जो ये तीन टूल्स थे, मतलब तीन जो चीज़ें थी, कौन सी? स्वदेशी, बायकॉट और नेशनल एजुकेशन। इसको एज अ टूल्स अडॉप्ट किया जाता था बाय द रेडिकल्स टू फॉर अचीविंग द स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल और फ्रीडम। इसके तीन मीनिंग चल रहे हैं यहाँ पे। और स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक का था। एंड बेसिकली स्टूडेंट्स ने भी इस पार्टीशन ऑफ बंगाल में बहुत अपना अच्छा रोल प्ले किया, मूवमेंट्स में भी एज वेल, क्योंकि वो क्लासेस में नहीं जाते थे, वो फॉरेन एजुकेशन को लेने से इनकार करते थे। और जो मैनी वुमेन्स ऑल्सो ज्वाइन द प्रोसेशंस एंड पिकेटिंग। मैंने इनकी मीनिंग लिखी है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे उन्होंने पार्टीशन दी है बंगाल की कि पहले बंगाल ऐसा था, देन आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इट वाज लाइक ईस्टर्न बंगाल एंड देन बंगाल। नेक्स्ट इज़ कि जो रेडिकल ग्रुप था अमंग द कांग्रेस इनकरेज, उनका मानना था कि जो आपके देश में मतलब स्वदेशी गुड्स का क्या मतलब है, जो आपके देश में गुड्स हैं आप सिर्फ उनको अपनाओ, फॉरेन गुड्स को क्यों अपना रहे हो? तो सिर्फ लव फॉर स्वदेशी गुड्स। और उन्होंने जो है फॉरेन गुड्स को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी मास, मतलब यहाँ पे मास का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे मास का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर कईयों को पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, 8th क्लास की साइंस का चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, तो उसमें मैग्नीट्यूड वर्ड मास को रिप्रेजेंट करता है। बट प्लीज़ गाइज, आप साइंस SSC को मिक्स मत किया करो। मैग्नीट्यूड का मतलब मास का मतलब यहाँ पे जो है बड़ा, मास का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है? बड़ी, ठीक है, बड़ी, राइट। तो ये आप मीनिंग लिखते जाओ साथ में। द मीनिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू हैव टू राइट इट दैट वेल। तो उन्होंने बड़ी जो रैलीज़ हैं उसको एक्सप्लॉइट किया, पार्टिसिपेशन उसमें स्टार्ट की। और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, स्कूल कॉलेजेस, उसमें जाना बंद कर दिया। मींस एट द टाइम ऑफ 1857 जो लोअर पोस्ट थी वो बेसिकली इंडियंस को ही मिलती थी। तो लोअर पोस्ट का क्या मतलब है? जैसे क्लर्क, समथिंग, टीचर्स लाइक। तो अगर सबका रेडिकल्स का मानना था, अगर हम ही स्कूल नहीं जाएंगे, हम ही कॉलेज में नहीं जाएंगे, तो जो ब्रिटिशर्स का जो बिज़नेस है वो नहीं चलेगा, वो ठप हो जाएगा। तो इसलिए उनका रूल इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। नाउ जो स्वदेशी मूवमेंट थी उसने जो ये स्वदेशी मूवमेंट थी, मतलब जो बेसिकली ये टूल था, वो स्प्रेड हुआ, मतलब वो स्टार्ट बंगाल में हुआ, तो फिर वो स्प्रेड हुआ बंगाल से महाराष्ट्र के बाद वो पंजाब में भी गया। और जो गवर्नमेंट थी वो इस मूवमेंट को दबाना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हो पाया। ड्यूरिंग दिस पीरियड दादा भाई नौरोजी और उन्होंने कलकत्ता में एक सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। अ कॉल वाज गिवन अटेनमेंट ऑफ स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ जो मॉडरेटर्स और रेडिकल्स थे वो आपको पता है उनकी जो थिंकिंग थी वो अलग थी। लाइक जो मॉडरेटर्स थे वो पीसफुली में विश्वास रखते थे, और जो रेडिकल्स थे दे वर ओनली बिलीव इन एक्शन, ठीक है। मतलब उनका ये कहना था कि इनको सिर्फ करके दिखाना पड़ेगा। कम हैंड, मतलब इस सेशन में, सूरत के सेशन में जो कि 1907 में हुआ, इसके सेशन में जो मॉडरेटर्स थे और जो रेडिकल्स थे वो जो है सेपरेट हो गए थे। मींस उनके दो ग्रुप्स बन गए थे, और जो मॉडरेटर्स का ग्रुप था उसको लेड किया था बाय द लीडरशिप ऑफ कृष्णा घोलके और फिरोज शाह मेहता, और जो रेडिकल्स का ग्रुप था उसको जो है लाल बाल पाल ने
लेड किया था, मीन्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और ब्रिटिशर्स जो हैं रेडिकल्स को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मतलब टेररिस्ट टाइप, ठीक है। टेररिस्ट पता है जो आपको एरोप्लेन वगैरह में चढ़ते हैं, दैट टाइप। नाउ अभी कुछ इंडियन लीडर्स एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, जब ये चल रहा था, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था, जब रूल चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तब कुछ इंडियंस जो थे अब्रॉड में थे, मतलब यहाँ पे नहीं थे, इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे, तो उन्होंने भी इंडिया का बहुत हेल्प की थी। वो वहाँ से जो है मनी को कलेक्ट करते थे और बहुत ज़्यादा वेपन्स कलेक्ट करते थे, हथियार को, और फिर वो इंडियन रेवोल्यूशन के लिए इंडिया में भेजते थे। बेसिकली जो ये काम कर रहे थे उनमें से मेन कौन से थे, लाला हरिदय, मदन भिक्काजी कम्मा, सरदार सिंह राणा, भाई परदामानंद, विधि शंकर। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लेग्यू, अभी कैसे हुआ मुस्लिम लेग्यू की फॉर्मेशन कैसे हुई। जो ब्रिटिशर्स थे दैट यू नो दैट कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बिकॉज वो चाहते थे कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मूवमेंट है उसको वीकेंड कर सकें, एंड उन्होंने इसी कारण जो है मुस्लिम्स को एनकरेज किया कि वो अपनी खुद की सेपरेट वर्ड यूज़ हुआ है ना, कि वो अपनी खुद की सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, मतलब वो हिंदू से अलग होके एक अच्छी खुद की सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो टूट जाए। उनका बेसिक एम यही था दैट दे हैव टू ब्रोक आउट द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तो मुस्लिम लेग्यू बेसिकली फॉर्म हुआ था 1906 में, किसकी लीडरशिप में, बाय द आगा खान, और जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। अब आते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस हुई थी 1909 में, और इसके अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिशर्स ने इसको अनाउंस किया था। ब्रिटिशर्स अनाउंस मीन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस का वर्ड प्ले कर रहा है, इंट्रोड्यूस, एंड बेसिकली टू शांत करने के लिए, मॉडरेटर्स को शांत करने के लिए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट ये जो रिफॉर्म थी ये इंडियंस के स्वराज पे कुछ ध्यान नहीं दे रही थी, एंड मुस्लिम वर ग्रांटेड सेपरेटली। इसके अकॉर्डिंग मुस्लिम्स की जो वोट देने का मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का प्रोसेस था उसको भी अलग किया गया। और यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्ट्रोएट, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था बट वो बेसिकली आई डोंट नो दैट इट्स बाय मिस्टेक कटेड, तो आई विल प्रोनाउंस ऑल द पीपल हु कैन वोट इन अ रिलीजियन कंट्री एक्सेट्रा, ऑल द पीपल हु कैन वोट इन अ रीजन कंट्री एक्सेट्रा, दैट इज़ बेसिकली टर्म यूज फॉर इलेक्ट्रोएट। नाउ ये जो रिफॉर्म थी फिर फर्दर इसने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे थ्रेट मतलब वार्निंग क्रिएट कर दी, और जो मॉडरेटर्स थे वो इसके अपोज्ड थे, एंड स्ट्रगल फॉर स्वराज बिकम मोर सीरियस। अब होम रूल रेग्यू का बेसिक मीनिंग क्या है, अपने ऊपर खुद रूल करना। In 1916 एक इरिश लेडी, इरिश यू नो नेम ऑफ अ कंट्री इज़ यूजिंग हियर। 1916 में एक इरिश लेडी जो कि थी आइनी बेसंत, उसने होम रूल लेग्यू को इस्टेब्लिश किया इन मद्रास, और उसमें बाल गंगाधर तिलक ने उसको इस्टेब्लिश किया इन महाराष्ट्र, ठीक है। और इसका बेसिक पर्पस क्या था कि वो जो है सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वराज को अचीव कर सके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको क्रश करने का बहुत कंटिन्यूटी में किया, बट इट डिडंट क्रश। फिर आता है लखनऊ पैक्ट ऑफ 1960। यू नो दैट 1907 में जो आपका वो हुआ था सूरत सेशन हुआ था, उसके सेशन में मॉडरेटर्स एंड रेडिकल्स को सेपरेट किया गया था। मॉडरेटर्स के रूल को जो है उसने लेड किया था, इट वाज नेम फिरोज शाह मेहता, एंड रेडिकल्स के ग्रुप को लेड किया था लाल बाल पाल ने। तो अब जब वो सेपरेट हुए तब 1916 में मतलब कि आफ्टर 9 ईयर्स सेपरेशन के बाद 1960 में ये मॉडरेटर्स और रेडिकल्स जो हैं फिर से ज्वाइन हो गए इन लखनऊ। तो इसीलिए
इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। पैक्ट का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि जॉइंटली किसी चीज़ के लिए पिटीशन करना, ठीक है। द जॉइंटली डिमांड सेल्फ रूल, मतलब फिर मॉडरेटर्स और जो रेडिकल्स थे वो जॉइंटली डिमांड करते थे सेल्फ रूल फॉर इंडिया के लिए। जो अभी आता है नेक्स्ट, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन्स आफ्टर द वर्ल्ड फर्स्ट वॉर, मतलब वर्ल्ड फर्स्ट वॉर के बाद। वर्ल्ड फर्स्ट वॉर यू नो दैट कब हुई थी, 1914 to 1918। और फिर उसके बाद जो है कांग्रेस की लीडरशिप महात्मा गांधी के हैंड में आ गई। उन्होंने एक टेक्निक की इंट्रोडक्शन की थी। उनका भी मानना यही था, बेसिकली मॉडरेट्स की तरह ही वो थे, कि अगर आपको कुछ करना है तो पीसफुली करना है, आपको आंदोलन विद्रोह करने हैं, बट यू हैव टू डू इट इन द पीसफुली मैनर। उन्होंने भी एक इंट्रोड्यूस की थी टेक्निक जिसका नेम था नॉन वायलेंस एगिटेशन, मतलब इसका मीनिंग यही है जो मैंने बताया, विच वॉज कॉल्ड द सत्याग्रह, डिमांड फॉर ट्रुथ। इट वॉज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। ये बेसिकली स्ट्रगल तो था बट ये नॉन वायलेंट था, मतलब पीसफुली था। इसमें कोई एक्शंस नहीं होते थे, इसमें कोई आर्म्स या वेपन्स के यूज़ नहीं होते थे। उन्होंने जो है टॉलरेंस को एक्सेप्ट किया, ब्रदरहुड, भाईचारा, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की प्रोसेस को उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया, प्रोपोगेट किया। गांधी जी का ये मानना था कि अगर आपको कोई नेशन में आपको ट्रूली नेशनल स्ट्रगल दिखाना है, उसके लिए आपकी सोशल रिफॉर्म्स का अच्छा होना बहुत ही नेसेसरी है। और उन्होंने साबरमती आश्रम को भी इस्टेब्लिश किया था इन गुजरात, जहाँ पे पीपल का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। जो भी पीपल चाहता था वहाँ पे आके रह सकता था, जहाँ पे पीपल की कोई भी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, ना तो कास्ट में ना उसमें रिलीजन में। बेसिकली सभी पीपल जो थे वेलकम्ड थे उनके साबरमती आश्रम में। और उनकी जो फर्स्ट मूवमेंट थी उनकी जो फर्स्ट मूवमेंट थी वो प्लीजेंस के लिए ही थी, जो कि चंपारण इन बिहार में स्टार्ट हुई थी इन 1917। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया कि वो इंडिगो के प्राइजेस को इंक्रीज़ कर दें ताकि जो प्लेजेंट्स हैं वो अपनी रोज़ी रोटी को चला सके। बाय 1919 गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द मोस्ट पावरफुल मास मूवमेंट्स। Now the next come is Montague Chelmsford Reform और Government of India Act 1919। ब्रिटिश ने दैट ब्रिटिश जो थे वो अपनी कंट्री का रूल को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाहते थे, पूरे इंडिया में अपना रूल चाहते थे। एंड दे वर नॉट, बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी, बट नॉट दिस थिंग विल was given to Indians, only this thing was given to Britishers only। and but जो रिफॉर्म्स थी वो इनसिग्निफिकेंट थी। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव असेंबलिंग में और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंक्रीज़ हुए थे, बट इंक्रीज़ होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें इंडियंस आए थे। वो जो इंक्रीज़ हुए थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उसमें आए थे। मतलब कोई जो इंडिया की पोजीशंस इंडियन पीपल की पोजीशन जो दी जा रही थी पहले, वो भी अभी भी वैसी ही दी जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। और उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम थे वो तो खुद ले लिए थे, और जो बेसिकली जो पावर्स वाले काम थे जिसमें ज़्यादा पावर लगनी है, ठीक है, तो वो जो थे ब्रिटिशर्स के हैंड में आ गए थे। ये एक ड्यूअल गवर्नमेंट का प्रोसेस था, ड्यूअल गवर्नमेंट का। उसके हिसाब से क्या होता था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम है जिसमें दिमाग की ज़्यादा एक्सरसाइज होगी, तो वो सारे काम जो है इंडियंस को मिल गए थे। और जो पावर वाले काम थे जो कि मतलब बैठे होंगे, वो सारे काम ब्रिटिशर्स ने अपने लिए किए थे। दिस इज़ द बेसिक कॉज ऑफ दिस।
रिवोल्ट। नाउ अभी आता है रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है रॉलेट एक्ट को भी पास किया ताकि वो अपने कंट्रोल को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता था, गवर्नमेंट को इतनी मतलब पावर मिल गई थी कि वो किसी प्रूफ के बिना ही किसी को भी मतलब अरेस्ट करके जेल में डाल सकते थे। और बट ये जो एक्ट था इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन नहीं किया और बहुत ज़्यादा हड़तालें भी इसके अकॉर्डिंग हुई, बिकॉज ये सबसे बहुत ज़्यादा ख़राब एक्ट था। बिकॉज ऐसे ही बिना प्रूफ के अगर हम किसी को अब उसमें डालते हैं जेल में, तो अब एक ये पूरा का पूरा इलीगल है। बट उस टाइम में ऐसा नहीं था। वो एक एक्ट ब्रिटिशर्स ने खुद पास किया था बेसिक इसीलिए बिकॉज अपनी पावर वो इस्टेब्लिश कर सकें ज़्यादा। रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा जाता था बिकॉज जब एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता था तो उसको कोई अपील देने की, मतलब उसका गुनाह है या नहीं है, उसको उसकी मतलब उसकी फ्रीडम नहीं होती थी। उसको ये भी नहीं है कि वो कोई आर्ग्यूमेंट करे। अगर वो करता था तो उसकी जो सज़ा है दैट विल बी एक्सटेंडेड। अगर और उसको कोई भी लॉयर वकील करने की भी इतनी पावर नहीं दी गई थी। अब नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग मैसायर। जलियांवाला बाग Massacre law. Okay, on April 13, 1919, people of Punjab gathered on a specific day on Baisakhi. यहाँ पे auspicious day मतलब पवित्र दिन, मतलब April 13, 1919 में पंजाब के लोग जो है जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए थे। क्यों हुए थे? बिकॉज़ वहाँ पे वो जो थे वो एक मतलब शांति से सबको पूछ रहे थे कि सत्यापाल को और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट क्यों किया गया है। बेसिकली देवर आस्किंग अ पीसफुली क्वेश्चन दैट वाई डॉक्टर सत्यापाल एंड सैफुद्दीन वाज अरेस्टेड, बट उनका कोई आंसर नहीं हुआ। और ये देख के वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के एक ऑफिसर ने जो कि जनरल था, उसने वहाँ पे जाके सबको कह दिया कि ओपन फायरिंग की जाए। ओपन फायरिंग मतलब जो इनोसेंट अनआर्म्ड मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, उनको मारा जाए। दैट वाज द बेसिक मतलब ये जो मिसकैरेज था ये अभी भी इंडियन हिस्ट्री में टॉप पे लिखा जाता है बिकॉज इट वाज इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा पावर्स उनकी एक्सटेंड हुई थी बिकॉज नी हत्थे मैन वुमेन को उनको मारा था उन्होंने। द मिसकैरेज स्टन द होल कंट्री। द गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ इन पंजाब। अंडर मार्शल लॉ पीपल वॉज टॉर्चर्ड, न्यूज़पेपर वर बैंड एंड मेल्स वर कंसिडर्ड। अभी टर्की ने क्या किया था, टर्की सफर्ड इंटेंस, मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने पंजाब पे अपना इतना बड़ा वो दिखाया, वैसे ही सेम टर्की पे भी उन्होंने किया। आफ्टर द वर्ल्ड फर्स्ट वॉर के बाद में उन्होंने अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने जो है एक खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और लेटर ऑन ये जो मूवमेंट थी जो कि जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट की गई थी, उसको वो कंबाइन हो गई थी, वो टुगेदर आ गई थी कौन सी मूवमेंट के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अवर सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली महात्मा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस की थी। द ब्रिटिश रूल वॉज उनका कहना था कि ब्रिटिश का रूल सिर्फ तभी तक हमारे इंडिया में है जब तक सिर्फ हम उसको रहने दे रहे हैं। बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतनी ज़्यादा फेमस मूवमेंट थी कि सभी का मानना था कि अगर उस टाइम में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी वापस ना लेते तो 1920 के और 1922 में ही इंडिया जो है फ्रीडम के उसमें आ जाना था। बट उनका वापस लेना ही इस फ्रीडम को मतलब आगे एक्सटेंड करने का मेन कॉज था। और गांधी जी का ये मानना था बिकॉज अगर हम काम पे जाने से ब्रिटिशर्स के ऑफिसेज में जाना मना कर देंगे तो बेसिकली उनका ऑफिस नहीं चल पाएगा, तो फिर उनका रूल
अपने आप ही मतलब एक्सटेंड नहीं होएगा। सो इसीलिए जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये नागपुर में हुई थी। कांग्रेस सेशन हुआ था इन दिसंबर 1920। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि जो टाइटल्स दिए जाते थे, जो ब्रिटिशर्स ने टाइटल्स दिए थे इंडियंस को, तो आफ्टर दिस मूवमेंट वॉज इंट्रोड्यूस, महात्मा गांधी जी ने सबको इतना इनकरेज कर दिया था कि सभी जो है ये टाइटल्स को लेने से मना करने लगे। टाइटल्स मीन जैसे कोई ज़रूरत से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा, ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देना, दैट इज़ टाइटल्स। और जो लेजिस्लेचर थे उसको बायकॉट कर देना, बायकॉट करना स्कूल्स कॉलेजेस, मतलब जो फॉरेन स्कूल, जो ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस थे उसको ख़त्म करना, और जो है ओपनिंग ऑफ मतलब जो जामा मिलाल एट अलीगढ़ एंड काशी विद्यापीठ एट बनारस में उसकी ओपनिंग हुई थी। बायकॉट द गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड कोर्ट, जो यहाँ पे वर्ड आना था ब्रिटिश, यहाँ पे वर्ड ब्रिटिश आना था बिकॉज बेसिकली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ऑफिसेस की बात कर रहे हैं। एंड फिर आता है बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड। बॉनफायर्स मतलब लार्ज स्केल फायरिंग करना, किसकी अगर कोई फॉरेन गुड्स आपके हाथ में आती हैं तो उसको कलेक्ट करना और फिर उसका लार्ज स्केल फायरिंग करना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू दिस इन होली। नाउ हड़ताल्स एंड स्ट्राइकल्स ऑल ओवर द कंट्री, आपको हड़ताल करिए, आप स्ट्राइकल्स करो ताकि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, फॉरेन रूल ख़त्म हो जाए। आफ्टर 1919 के बाद जो स्ट्रगल था ब्रिटिशर्स का, उसने एक मास मूवमेंट की, मतलब स्टार्ट की, जिसमें प्लीजेंट ट्राइबल स्टूडेंट्स वर्कर ट्रेडिशनल वुमेन सबकी इन्वॉल्वमेंट थी। और जो यूनिटी थी बिकम जो ये थी यूनिटी थी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, वो स्ट्रेंथेंड हुई व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च। जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई तब इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियंस के बंदों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। हार्टली पार्टिसिपेट मतलब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ चोरी चोरा। बेसिकली चोरी चोरा के कारण ही गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बैकवर्ड करनी पड़ी। 1922 में क्या हुआ था, पुलिस ने जो ये लोग थे जो ये हड़तालें वगैरह कर रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश के अकॉर्डिंग मतलब ब्रिटिशर्स के कहने पे पुलिस ने इन सबको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया इन उत्तर प्रदेश। और उसके कारण बहुत ज़्यादा ये जो अगीटेड मॉब है, इसका मतलब है कि वो जो ग्रुप था उसको गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके फायरिंग और बॉम्ब वगैरह चलाने स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण 22 पुलिसमैन की मौत हो गई, मतलब वो जो जिंदा चल गए। गांधी जी वो शॉक्ड, गांधी जी को मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों, बिकॉज बेसिकली जब हमने पीछे रीड किया था कि अराइवल ऑफ गांधी जी वाला पैराग्राफ, उसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि वो नॉन वायलेंट थे, है ना, वो पीसफुली में बिलीव रखते थे। उनका मानना था कि अगर आपको विद्रोह करना दैट यू हैव टू डन इट इन पीसफुल मैनर। तो ये सब कुछ पीसफुल मैनर के मतलब आगे जा रहा था, मतलब ये वायलेंस में जा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वापस ले लिया। इसमें कुछ लीडर्स ने तो इसको सपोर्ट किया, कुछ लीडर ने तो गांधी जी के इस डिसीजन को सपोर्ट किया, बट कुछ लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उनका मानना ये था कि अगर सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए आप पूरे इंडिया को सफ़र क्यों करा रहे हो। सिर्फ एक ये इंसिडेंट है जो आगे जाके संभल सकता है, बट अगर आप इसको अभी वापस ले लोगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो ये फिर से लॉन्च नहीं की जाएगी। तो पर उनका कुछ कहना नहीं था। मॉरलिटी नेहरू एंड चंद्रनाथ फॉर्म द स्वराज पार्टी टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड देन डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द इनसाइड। इन स्पाइट ऑफ सिंगल हैंडेडली स्टॉपिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी वॉज अरेस्टेड। मतलब उनकी जो मूवमेंट थी वो बैकवर्ड की गई,
उन्होंने ये मूवमेंट को वापस ले लिया, और ये मूवमेंट को वापस लेने के बाद वो फ्री थे, तो फ्री होने के कारण उनको अरेस्ट किया जा सकता था, और इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया ताकि वो आगे कोई और मूवमेंट को इंट्रोड्यूस ना कर दें। थ्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विदड्रॉ, चाहे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ होगी, मतलब उन्होंने वापस ले ली, पर ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी इसने पूरे इंटायर कंट्री को एक यूनाइट कर दिया, इसने पूरे इंटायर कंट्री को अच्छी यूनिटी दे दी, अच्छी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पावर दे दी, और इसने इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी कर दी। सो दैट वाज टुडे वीडियो. इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड यहाँ पे in this paragraph I was saying that Gandhiji when the arrival was there, then it's totally and clearly mentioned non-violent agitations. Okay, this para, let me mark it again, this one, clear? Okay then.